Hello everyone, welcome to my channel Symmetrical World of Physics. I am the creator of this channel. So today we are going to study chapter number 6, class 11, work, energy and power, as you know, and this is lecture 2. Yes, lecture 1 is done already. And उस lecture में हमने किया था कि what is introduction of the chapter and what is like work in everyday डे टू डे लाइफ में कि वर्क, एनर्जी और पावर डे टू डे लाइफ में कैसे हम डिफ़ाइन करते हैं। और हमने मैथमेटिकल टूल किट देखा था जो यूज़ होता है इस चैप्टर के लिए, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो था स्केलर प्रोडक्ट। तो हमने समझा था कि वो कैसे निकालते हैं, कैसे करते हैं और होता क्या है। ठीक है, हमने पूरा वो चीज कर चुके हैं, तो हम आगे मूव करते हैं। आज हम देखेंगे कि वर्क क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग और मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं आज हम, और नेचर ऑफ वर्क डन क्या होता है। ठीक है, और यूनिट एंड डायमेंशन, ये सब हम देखेंगे आज। तो शुरू करते हैं कि वर्क होता क्या है। तो एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। मान लो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है और उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अभी हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, किसका, मास m का। ठीक है, और हमने क्या किया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर दिया हॉरिजॉन्टली, ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा दिया हमने। और जैसे ही हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर गया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है मूव कर गया डिस्टेंस s से, फोर्स, ठीक है, डिस्टेंस s से वर्क जो है वो डिस्प्लेस हो गया और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया था। अगर ऐसा हो जाता है देन वी विल गोइंग टू से दैट वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी। ठीक है, अभी तुम चिंता मत करो, इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से लिखेंगे हम, अभी हम बस समझ रहे हैं, अभी लिखना मत। ठीक है, तब हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी। और एक, जैसे अगर दूसरा एग्जांपल मैं ऐसे बोलूँ कि मैंने यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, और मैंने फोर्स लगा रही हूँ मैं, और मैं फोर्स लगाई जा रही हूँ उसके ऊपर, पर इतना फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी जो है वो वहीं का वहीं है, डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा। तो चाहे हमने फोर्स लगा दिया और चाहे हमने फोर्स यहाँ पर लगाया हो, किसी जिसने फोर्स लगाया, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, चाहे उसकी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी कोशिश करूँ इस बॉल को धक्का देने की, मतलब मेरी तो जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मैं टायर्ड भी हो रही हूँ, लेकिन ये वॉल जो है वो मूव नहीं कर रही। तो हम नहीं बोलेंगे कि वर्क इज़ डन ऑन द वॉल बाय दैट फोर्स, कि वर्क इज़ डन ऑन द वॉल बाय मी, तो हम नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, 0। जब तक बॉडी डिस्प्लेस ना हो जाए थ्रू सम डिस्टेंस से, तब तक वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी बिल्कुल फिजिकल मीनिंग देख लेते हैं विद द डेफिनेशन। ठीक है, मेरे साथ लिखना भी, तो हेडिंग डालो, डेफिनेशन लिख सकते हो, डेफिनेशन ऑफ वर्क या फिर फिजिकल मीनिंग। ठीक है, ऑफ वर्क। ठीक है, शुरू करते हैं। सो लिखो, वर्क इज, मेरे साथ लिखना, वर्क इज said to be done, work is said to be done by a force on a body if body is displaced through some distance, अब वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इफ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यस, ये वही है जो मैंने बिल्कुल अभी समझाया था। ठीक है, ये होती है हमारी जनरल डेफिनेशन कि वर्क होता क्या है। तो वर्क को हम तभी बोलेंगे जब उसके ऊपर फोर्स लगा होगा, और फोर्स लगने की वजह से बॉडी जो है किसी डिस्टेंस से मूव कर जाएगी उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स हमने अप्लाई किया है। ठीक है, जैसे तुम एग्जांपल के लिए ये ऐसे ये बना सकते हो कि हमने फोर्स दिखाया था और यहाँ पे जो बॉडी जो है वो डिस्प्लेस कर गई डिस्टेंस s से। ठीक है, और किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर गई। तो ये हो गया हमारी डेफिनेशन ऑफ वर्क। अब हम चलते हैं कि मैथमेटिकल मीनिंग क्या है वर्क, मतलब मैथमेटिकल, हम जब हमें न्यूमेरिकल निकालने होंगे तो हम कैसे निकालेंगे, मैथमेटिकली कैसे देखें इसको। ठीक है, तो हेडिंग डालो
वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, शायद मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, वो होगा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अभी हम देखेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो कांस्टेंट फोर्स से हमने क्या किया, लेट वी टेक अ बॉडी। ठीक है, और हमने लेट वी अप्लाइड अ कांस्टेंट फोर्स ऑन दिस बॉडी। ठीक है, इन अ डायरेक्शन और इन अ वे दैट इन सच दैट इट मेक्स एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हमने इसके ऊपर ऐसे कांस्टेंट फोर्स लगा दिया। ठीक है, और एंड बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, और इससे क्या हुआ, बॉडी डिस्प्लेस भी हो गई थ्रू ए डिस्टेंस s। ठीक है, चलो देखते हैं, अभी लिखते हैं मेरे साथ, लेट अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड ऑन, कांस्टेंट फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, या फिर ऑन अ ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो तुम, ऑन अ बॉडी या ऑब्जेक्ट, सच दैट it, I mean force, makes angle theta with horizontal axis and after applying force, object या body moves through a distance s in horizontal direction। ठीक है, horizontal direction में जो है ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर गया। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब आगे से देखते हैं इसको। अब ये देखो कि ये हमने फोर्स लगाया हुआ है। ठीक है, अब इस फोर्स के, ये कोई किसी एंगल थीटा पर है, तो इस फोर्स के यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे, एक होता है पैरेलल कंपोनेंट और एक होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट, जो मैं डॉट से बना रही हूँ। ठीक है, मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि हमें कंपोनेंट किसी भी वेक्टर के हम पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं, लेकिन जो बच्चे अभी देख रहे हैं मैं उनके लिए बता देती हूँ, शॉर्ट नोट की तरह नोट बना के लिख लेना। तो मान लो कि हमारे पास ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी है वाई एक्सिस। ठीक है, और यहाँ पर ये है वेक्टर ए, कोई भी वेक्टर रैंडमली एफ ले लेते हैं। चलो अभी तुम्हारे समझने के लिए, एफ वेक्टर है ये मेरा, तो ये लेंथ कितनी होगी वेक्टर की, इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, और यहाँ पर ये एंगल बना रहा है थीटा। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं आगे तक ले लेती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो अभी ये एक ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं इसको, मान लो ये ओ है, ये ए है और ये पॉइंट आर है। ठीक है, ये पूरा एक ट्रायंगल है। और अभी हमें निकालना है दो चीज़, एक तो ये परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होगी और एक ये बेस। ठीक है, और हमें पता है अगर हमें किसी भी ट्रायंगल का कुछ, ये अगर हमें एंगल पता हो और हमें हाइपोटेन्यूज पता हो तो हम परपेंडिकुलर बेस निकाल सकते हैं। कैसे, ये जो हमारा इसमें ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री में लगाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद, मैं ऐसे याद रखती हूँ, हर बोले, तुम भी याद रख सकते हो, ये साइन, ये कोस और ये टेन। ठीक है, साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा। अभी हमें बेस निकालना है और हमारे पास हाइपोटेन्यूज है और हमारे पास थीटा है। थीटा के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस अगर हमें निकालना और हाइपोटेन्यूज और एंगल गिवन है तो हम कोस थीटा वाला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कोस थीटा इज इक्वल्स टू बेस, और बेस क्या है यहाँ पे, ओ ए, लेंथ ऑफ दिस ओ ए वेक्टर एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ये ओ आर। अब ओ आर कितना है हमारे पास, ओ आर है ये मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, जिसको मैं एफ लिख सकती हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एफ वेक्टर, और कोस थीटा। फिर मैं ओ आर को क्या, सॉरी ओ ए को क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, एफ कोस थीटा। तो मेरा बेस कितना हो गया यहाँ से, एफ कोस थीटा। ठीक है, ऐसे सिमिलरली जब हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज है, एंगल है, परपेंडिकुलर के लिए हम साइन थीटा लगा सकते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, अभी मांग लेते हैं ए आर, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं। तो परपेंडिकुलर है ए आर,
हाइपोटेन्यूज अगेन ओ आर, और ये है साइन थीटा के इक्वल। तो ए आर कितना आ गया यहाँ से, ए आर, तो ए आर है, ये तो हमें कैलकुलेट ही करना है। ओ आर हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ एफ, जिसको हम एफ भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। और ये हो गया साइन थीटा। तो ए आर कितना आ गया हमारे पास, एफ साइन थीटा। तो ऐसे हम किसी भी वेक्टर एफ को जो एंगल थीटा बना रहा हो अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ या फिर वर्टिकल एक्सिस के साथ, किसी के भी साथ भी, तो हम उसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और वो जो कंपोनेंट होंगे वो होंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है एफ साइन थीटा, और होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है एफ कोस थीटा। तो ऐसे ही सिमिलरली, तो मैं इसको रब कर दूँ अभी यहाँ से, और ये भी रब कर देती हूँ लेट कांस्टेंट, ठीक है। वो डायग्राम हमें चाहिए, तो मैं पहले अभी ये रब कर देती हूँ, तुम इतने ये लिखो, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे ये जो पैरेलल कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो हम वेक्टर्स को उठाकर भी एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं। तो ये हमारा इसको, ये परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा, तो ये भी एफ साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास एक एफ साइन थीटा है और एक एफ कोस थीटा है, ठीक है। नाउ सिंस अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड in a direction f cos theta, f cos theta की डायरेक्शन में ही तो बॉडी डिस्प्लेस हुए, देख लो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस्ड हुई, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास क्या है, f cos theta। तो सिंस अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड इन अ डायरेक्शन f cos theta, then in a direction f cos theta through a distance s, then work done by a force on a body is, तो क्या हो जाएगा, मैं ये भी रफ कर देती हूँ यहाँ से, अभी तो तुमने लिख लिया होगा, ठीक है। तो जो वर्क डन होगा बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी इज, हम ऐसे लिख सकते हैं कि वर्क डन क्या होगा, जो जिस डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हुआ, किस में डिस्प्लेस हुआ है, एफ कोस थीटा में, ठीक है। और कितने डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ है, एस। तो हम ये हो गया हमारा एफ एस कोस थीटा। और हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। कोई भी डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी को हम ऐसे लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट में, ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एफ एस कोस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं वर्क डन क्या हो गया, एफ डॉट एस, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि वर्क डन इज द product of, yeah, work done is the dot product of force and displacement, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लिख सकते हैं work done is the product of component of force and displacement in a direction in which body is moved, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकल मीनिंग। और हम इस इक्वेशन से आगे ये भी देखेंगे कि देखो यहाँ पे जो वर्क डन जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे जो है हम वर्क जो है हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। ये हम आगे देखेंगे। इससे पहले अभी हम देख लेते हैं डायमेंशन एंड यूनिट, ठीक है। डायमेंशन और यूनिट देख लेते हैं वर्क की। डालो हेडिंग, डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ ए वर्क, ठीक है। तो सबसे पहले डायमेंशन देख लेते हैं। तो डायमेंशन में वर्क है क्या हमारा, अभी हमने देखा था फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स का तुमने यूनिट चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ, इसको हम लिख सकते हैं m1 l1 t-2। और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है l। ये अगर नहीं पढ़ा हो तो मैं बता देती हूँ, नोट में लिखो कि कैसे आया है ये। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यस, न्यूटन सेकेंड लॉ, मास इंटू एक्सेलरेशन। ये क्या है, न्यूटन सेकेंड लॉ। वहाँ से आया मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है,
चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी एंड टाइम। डायमेंशन लिखना चाहे तो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का ही आएगा, और टाइम। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। टाइम पहले से था, वेलोसिटी की जगह आ गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? डायमेंशन एल, टाइम का टी, इसका टी, तो ये हो गया एल टी की पावर 2। तो टी की पावर 2 ऊपर लेके जाएंगे तो एल टी माइनस 2। ठीक है, अभी हम, ये तो हो गया एक्सेलरेशन, तो यहाँ से फोर्स क्या हो गया? मास का क्या आएगा? डायमेंशन एम, और ये हो गया एल टी माइनस 2, m1 l1 t माइनस 2 आ गया यहाँ से। अभी यहाँ पे वर्क का देख रहे हो तो m, ये l है, तो ये कितना हो जाएगा? m1 l2 t माइनस 2। तो ये है हमारा वर्क का डायमेंशन। ठीक है, अब यूनिट देखते हैं इसकी। यूनिट, ठीक है, तो अभी जो वर्क है उसको हम 2 यूनिट में लिख सकते हैं। एक तो होती है हमारी एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट जो है वो हमारे पास, ये जो स्टैंडर्ड सिस्टम होता है हमारे पास यूनिट का, वो एसआई सिस्टम जिसको हम बोलते हैं। और एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स, ये वो एमकेएस सिस्टम में आती है, स्टैंडर्ड नहीं होती। ठीक है, एमकेएस सिस्टम में आती है, तो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एसआई यूनिट। सो सबसे पहले हम देखते हैं एसआई, एब्सोल्यूट यूनिट। तो एब्सोल्यूट यूनिट में जो पहली यूनिट है हमारी जूल, जो जर्नल होती है, जो तुम्हें हर जगह दिखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1 जूल क्या होता है, तो हम कैसे लिखेंगे? देखो, वर्क क्या होता है? फोर्स एफ एस कोस थीटा। ठीक है, वर्क 1 जूल कब होगा? जब तुम फोर्स अप्लाई करोगे 1 न्यूटन का, एंड आफ्टर अप्लाइंग अ फोर्स इट इज डिस्प्लेस्ड 1 मीटर इन द सेम डायरेक्शन इन विच वी अप्लाइड फोर्स। यस, तो एंगल कितना होगा? 0। तो यहाँ से ही हो गया 1, तो 1 जूल कितना आ गया हमारे पास? 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको रब कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं 1 जूल की क्या होती है। तो हम इसको ना बिल्कुल समझ के लिखेंगे, हमें रटने की ज़रूरत भी नहीं है। सो वर्क डन is said to be 1 joule, is said to be 1, ऐसे लिख सकते हैं, said to be 1 joule when a body or when a force of 1 newton, when a force of 1 newton actually move a body, और actually displace सही रहेगा, actually displace a body 1 meter in a direction to the force, in a direction of force, in a direction of force. ठीक है, so work done is said to be 1 joule when a force of 1 newton actually displace a body 1 meter in a direction of force. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 जूल। तो एक तो होता है हमारा एब्सोल्यूट यूनिट में जूल जो होता है, 1 जूल कितना होता है? 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, दूसरी इसी में एब्सोल्यूट में होती है अर्ग। सो मेरे ख्याल से 1 अर्ग में कितने होते हैं? मुझे ध्यान नहीं है, एक बार मैं देख लेती हूँ। 1 अर्ग में नहीं, 1 जूल में होते हैं 10 की पावर 7 अर्ग। तो ये हमारी 2 जो होती है एब्सोल्यूट यूनिट होती है। फिर एक होती है ग्रेविटेशनल यूनिट। ठीक है, ये मैं बता ही चुकी हूँ ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होता है। तो ग्रेविटेशनल यूनिट होता है एमकेएस सिस्टम। तो इसमें एक वर्क डन आई थिंक 1, मैं देख लेती हूँ, 1 kg मीटर होता है भाई, और 1 kg मीटर में होती है 9.8 जूल। और यह हम इसे लिख सकते हैं 1 ग्राम सेंटीमीटर, जिसमें होता है कुछ 980 अर्ग्स। यस, इतने अर्ग होते हैं। ठीक है, ये तुम्हें याद रखनी है, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये यूज़ हो जाती है। ठीक है, ये भी तुम ध्यान रख सकते हो, यहाँ पे न्यूमेरिकल निकालते हुए काम आएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा यूनिट डायमेंशन ऑफ वर्क। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का वो है
नेचर ऑफ वर्क डन, या मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँ उसे अलोंग विद न्यूमेरिकल, क्योंकि ये वीडियो अगर मैं करवाऊँगी तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। वैसे मैं एक आइडिया दे देती हूँ, फिर इसको अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में उसके साथ करेंगे, अच्छे से डेफिनेशन के साथ करेंगे। तो नेचर ऑफ वर्क डन मैंने अभी बताया 3 काइंड का होता है। एक होता है पॉजिटिव वर्क डन, एक होता है नेगेटिव वर्क डन और एक होता है ज़ीरो वर्क डन। ठीक है, तो देखो कैसे है। देखो वर्क क्या होता है, एफ एस कोस थीटा। अब फोर्स हमारा कांस्टेंट था, ये फिक्स है। डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है, मतलब किसी कांस्टेंट डिस्टेंस से मूव करेगा, कुछ सी एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर मूव करेगा, तो वो फिक्स हो गया। अब चेंज क्या हो सकता है, डिफरेंट वैल्यूज़ कौन ले सकता है, सिर्फ कोस थीटा। तो वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो डिपेंड करेगा कि कोस थीटा की वैल्यूज़ क्या है। जैसे अगर थीटा एक्यूट एंगल होते हैं, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है, एक्यूट, यस एक्यूट एंगल होते हैं। तो एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो होते हैं 0 से 90 डिग्री के बीच में। देख लो कोस 0 से 90, कोस 90 तो 0 से 1 आएगा, कोस 0 होता है 1, कोस 90 होता है 0। सो 1 से 0 की वैल्यू के बीच में होगा तो सारी पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। वहीं अगर ऑब्ट्यूस एंगल हो गया थीटा, मतलब 90 से 180 के बीच में, 180 की वैल्यू -1, इसकी 0 होती है, 0 से नेगेटिव वैल्यूज आएगी तो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। ऐसे ही अगर मान ले थीटा जो है वो 90 डिग्री हो गया, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, जो आपस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है परपेंडिकुलर हो गए, तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। कोस 90 0 होता है तो वर्क डन 0 हो जाएगा, तो ऐसे 0 वर्क डन। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनको अच्छे से डिफाइन करके और पूरे एग्जाम्पल के साथ करेंगे कि कहाँ पर हम पॉजिटिव वर्क डन देखते हैं, कहाँ नेगेटिव देखते हैं और कहाँ पर 0 देखते हैं। तो इस वीडियो को मैं आज यहीं पे फिनिश करती हूँ और नेक्स्ट में ही हम न्यूमेरिकल लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। सेकेंड उसमें नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन एंड स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर द नेक्स्ट lecture number 3 which I will upload it soon. Thank you, bye bye.